नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमडी न्यूज की खास पेशकश खुशी को सुप्रीम राहत में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को करीब 30 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। बता दें कि न्यायिक व कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुशी की जेल से रिहाई होगी। इसमें 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है। कोर्ट के आदेशानुसार खुशी को हर सप्ताह थाने में हाजिरी लगानी होगी। देखिए खास रिपोर्ट। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जेल से रिहाई में कुछ दिन का समय लग सकता है। बता दें कि खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जेल से रिहाई के लिए 1.5 लाख की 2 जमानत दाखिल करनी होगी। यह कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनकी रिहाई का आदेश कोर्ट से जेल पहुंचेगा, जिसके बाद उनकी रिहाई हो पाएगी। दरअसल खुशी दुबे को जेल से रिहाई के लिए 1.5 लाख की 2 जमानत दाखिल करनी होगी। पॉक्सो कोर्ट में एक विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार वर्मा ने जमानत राशि निर्धारित कर दी है। इसके अलावा 35-35 हजार की 2 जमानतें खुशी को फर्जी से मामले में किशोर न्याय बोर्ड के सामने दाखिल करनी है। इस तरह 4 जमानतें दाखिल करने और उनके सत्यापन के बाद ही खुशी की जेल से रिहाई हो सकेगी। बता दें कि बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। खुशी दुबे के अधिवक्ता शिवाकांत ने बताया कि हत्या के मुकदमे की सुनवाई पर कर रही पॉस्को एक्ट का विशेष अदालत में गुरुवार को जमानत आदेश दाखिल कर दिया गया था। कोर्ट ने आदेश का सत्यापन कराने के बाद खुशी को 1.5 लाख की 2 जमानतें, निजी बंद पत्र और अंडरटेकिंग दाखिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय में दोनों जमानत एवं अंडरटेकिंग दाखिल कर दी है। उन्होंने बताया कि फर्जी से मामले में पहले ही जमानत हो चुकी थी। 35-35 हजार की जमानतें दाखिल करने के किशोर न्याय बोर्ड ने आदेश दिए थे, लेकिन जमानत दाखिल नहीं की गई थी। इस मामले में भी जमानतें दाखिल की जाएंगी। इस तरह कुल 4 जमानत, निजी बंद पत्र, अंडरटेकिंग दी जाएगी।
अदालत जमानतों का सत्यापन कराएगी और सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद खुशी की जेल से रिहाई हो जाएगी। आपको बता दें कि चौबेपुर के बिकरू गांव निवासी विकास दुबे पर 2 जुलाई 2020 की शाम लूट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी रात पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए बिकरू गांव में दबिश दी थी। पहले से घात लगाए बैठे विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला कर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। पुलिस ने विकास दुबे और अमर दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस पूरे मामले में 44 आरोपी जेल भेजे गए थे। इसमें अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे भी शामिल है। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित और विवेक तनखा ने मुताबिक बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में खुशी की जमानत पर करीब आधे घंटे की बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने खुशी को जमानत दे दी। वारदात के बाद पुलिस ने खुशी को हिरासत में लिया था। 4 दिन पूछताछ के बाद जेल भेजा था। खुशी के वकील ने कोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर दावा किया था कि खुशी नाबालिग है। कोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई कर इस दावे पर मोहर लगाई थी, इसलिए कुछ दिनों तक उसे संवासिनी गृह में रखा गया था। गौरतलब है कि खुशी दुबे पर चौबेपुर पुलिस ने फर्जी सिम रखने के मामले में केस दर्ज करके जेल भेज दिया था। कुछ महीने पहले बालिग होने पर खुशी दुबे को माती जेल शिफ्ट किया गया था। जुलाई सन 2020 की रात शहर में घटे दिल दहला देने वाले बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत तो मिल गई है, लेकिन अब तक उनकी रिहाई संभव नहीं हो सकी है। बात करें अगर उनके वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित की, तो आज खुशी दुबे का बेल बॉन्ड माती अदालत में दाखिल किया जाएगा, जहां सत्यापन के बाद उनकी रिहाई अगले हफ्ते तक संभव हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, GMD न्यूज, कानपुर। खुशी दुबे को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में खुशी के वकील रहे अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने हमारे सहयोगी रमन से खास बातचीत की और पूरे मामले को उनसे समझने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रमन के सवाल और अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के जवाब। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद खुशी दुबे जेल से बाहर आएंगी। खुशी दुबे की इस कानूनी लंबी लड़ाई को लड़ने वाले शिवाकांत दीक्षित जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शिवाकांत जी, आपका स्वागत है। सर, खुशी दुबे को लेकर आपने लोकल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमानत मिली है, तो कितनी संघर्ष और कितनी चुनौतीपूर्ण रही आपके लिए ये लड़ाई? देखिए, जो ये घटना हुई 2 जुलाई और 3 जुलाई की रात 2020 में, घटना तो अपने आप में ही बहुत गंभीर थी। 8 लोगों की मृत्यु हुई। अब किस कारण से हुई मैं उस तथ्य में नहीं जाना चाहता,
लेकिन ये लड़ाई अपने आप में बहुत ही कठिन और हर मौके पर इसमें नए मोड़ आते रहे। 4 जुलाई से अरेस्टिंग शुरू हो गई, क्योंकि 3 जुलाई की सुबह FIR हुई, अरेस्टिंग एनकाउंटर्स शुरू हो गए। 8 जुलाई को पुलिस ने खुशी को गिरफ्तार दिखाया है अपने यहाँ, जबकि खुशी का कहना है कि मुझे 4 जुलाई को पुलिस ने अपने पास अरेस्ट करके रखा हुआ था। जब 4 जुलाई को अरेस्ट करके रखा तो 4 दिन उस बच्चे को जहाँ पर भी रखा, जैसे भी रखा, जिन परिस्थितियों में रखा, जैसा वो लड़की कह रही है, तो निश्चित तौर पर वो भी अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। खैर, इस तथ्य को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है और अभी उस पर कोई बहुत कार्रवाई नहीं हुई है। जब हम लोगों ने किशोर न्याय बोर्ड, सबसे पहली हमारी सीढ़ी थी किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड में इसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया, कोर्ट से कहा कि साहब इसका कहीं कोई नाम भी नहीं है और तथ्य ये है कि ये लड़की नाबालिग है। इसमें अपने आप में एक बड़ा रुचिपूर्ण बात यह है कि इसकी शादी हो गई थी, 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, 29 जून की रात को। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप ऐसे समझो कि 29 जून की अगर रात को शादी हुई है किसी को, तो उसको एक 30 जून का दिन मिला और 1 जुलाई का दिन मिला। 2 जुलाई की रात को ये घटना हो गई है। तो मैक्सिमम 3 दिन और 2 रातें यही उसको मिली। इन 3 दिन 2 रातों में कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले पड़ोस का तो छोड़ दीजिए, अपने घर के लोगों को नहीं पहचानता है। ये बात हम लोगों ने प्रारंभ से माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। तो पहले तो विवाद इस बात पर था कि शादी कर दी है और लड़की नाबालिग कैसे है, ये बात आप लोग गलत तरीके से तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि जो तथ्य हम लोगों ने प्रस्तुत किए, विधि के अनुसार वो खुशी को नाबालिग घोषित कर दिया गया और नाबालिग घोषित करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर बाद में ना तो अपील की गई और ना ही इसकी कोई उन्होंने रिवीजन किया, अर्थात वो लड़की नाबालिग हो गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने किशोर न्याय बोर्ड में उसे नाबालिग घोषित कराया। नाबालिग घोषित कराने के बाद सबसे दूसरा तथ्य ये निकल कर आया कि साहब आपने विवाह कैसे कर दिया और विवाह कैसे हो गया। तो उस समय हमारा उस समय भी आर्गूमेंट था, आज भी आर्गूमेंट था कि हद से हद अगर आप ये कह रहे हैं कि विवाह कैसे हो गया तो विवाह तो शून्य हो गया, अगर हम मान लेते हैं। लेकिन वो बच्ची जो एक नाबालिग बच्ची है, जिसका इस अपराध से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे आप किसी भी तरीके से इस घटना से नहीं जोड़ सकते। किन परिस्थितियों में ये हुआ ये मुझे पता नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि इसको जेल भेजने से पहले और जेल भेजने के कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक ये चलता रहा था कि पुलिस इसको 169 की कार्रवाई करते हुए बाहर छोड़ देगी। 169 की कार्रवाई ये कार्रवाई होती है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलता। फिर अचानक से क्या हुआ और खुशी को जेल भेजकर उसके खिलाफ कि नहीं कोई भी नहीं छूटेगा। खैर, इन तथ्यों को हम लोगों ने जुवेनाइल बोर्ड में, किशोर न्याय बोर्ड में रखा। किशोर न्याय बोर्ड से हमारी अपील भी खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद हम लोगों ने उसकी पुनः अपील की सेशन कोर्ट में। किशोर न्याय बोर्ड ने जब हमको जमानत नहीं दी तो हम फिर सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट में भी हम लोगों ने इस बात को रखा। लेकिन मुझे ये कहने में कुछ गुरेज नहीं है कि काफ़ी कुछ प्रभाव था जो मीडिया का, और उसी समय जो एक ये घटना, इतनी बड़ी घटना हुई थी और ऐसा निकल कर आ रहा था कि शासन इसमें किसी भी प्रकार की नरमियत बरतने के मूड में नहीं है। हालांकि हम लोगों ने हर स्तर पर, हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश की कि ये समझाएं कि जांच कर लें, इस लड़की का कहीं कोई लेना देना नहीं है। जमानत चल ही रही थी, इसके खिलाफ चार्जशीट ले आए। चार्जशीट 17 सेक्शन में आई है, जो आईपीसी की गंभीर से गंभीर धाराएं हो सकती हैं उन सभी में चार्जशीट है। 302 में हत्या में चार्जशीट है, 396 में हत्या विद डकैती में चार्जशीट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में चार्जशीट है। मतलब अगर ये लड़की को अगर किसी भी प्रकार से रिहाई ना मिल पाए या कोई भी, तो शासन का या अभियोजन का मानना ये था कि ये किसी प्रकार से बाहर ना आ पाए। फिर हम लोगों ने जब यहाँ से खारिज हो गई सेशन कोर्ट से, तो इसके बाद फिर हमने
माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को अप्रोच किया। माननीय उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हुई और बहुत उम्मीद थी कि ये माननीय उच्च न्यायालय से हमको रिलीफ मिलेगी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में हमको रिलीफ नहीं मिली और हमारी जमानत खारिज हो गई। यहाँ मैं इस बात को बहुत सूक्ष्म तरीके से बता दूं, रोचक तरीके से, कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जमानत को खारिज किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी का जिक्र किया जो कि जेल अधीक्षिका, क्योंकि जब ये लड़की नाबालिग थी तो इसको बाराबंकी जेल भेजा गया था। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, हालांकि उसका खुशी से लेना देना है, इसके अलावा प्रदेश की बहुत सारी लड़कियों से लेना देना है। कानपुर, लखनऊ, आसपास कहीं भी बालिका संप्रेक्षण गृह नहीं है। किसी भी लड़की को, अगर कोई भी लड़की अगर अपराधी है या उसके नाबालिग लड़की के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे बाराबंकी भेजा जाएगा। इस लड़की के साथ अगला दुर्भाग्य ये था कि इसके माता पिता को मिलने के लिए एक दिन पहले वो निकलते थे, फिर वहाँ रात भर रुकते थे, फिर सुबह मिलते थे, मिलने देते थे, नहीं देते थे, और इसके बाद ये बाराबंकी में रही। बाराबंकी अधीक्षिका ने एक, जिसका जिक्र माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में किया है, कि अधीक्षिका ने एक चिट्ठी लिखी कि लड़की थोड़ी सी इरिटेटेड है और थोड़ा सा इसका वायलेंट बिहेवियर कह सकते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय की इस फाइंडिंग से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। एक तो व्यक्ति निर्दोष, दूसरा लड़की, तीसरा अपने घर से 150 किलोमीटर दूर बंद है, तो हम उससे किसी सामान्य व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर वो इरिटेटेड थी तो उसका एक बड़ा नेचुरल सा कंडक्ट था। खैर वहाँ पर हाई कोर्ट से हमको रिलीफ नहीं मिली, लेकिन चूंकि अंदर एक जिद थी कि किसी भी तरीके से ये एक निर्दोष बालिका है और इसको बाहर आना चाहिए, फिर हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय अप्रोच किया। वहाँ पर सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा जी को एंगेज किया और करीब वहाँ पर भी 1 साल चला। अब वहाँ पर भी हम आपको बताएं राज्य सरकार ने क्या किया। राज्य सरकार ने पहले जब जवाब लगाया वहाँ तक तो ठीक था, जवाब लगाने के बाद इसमें 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगवा दी। एक देवेंद्र मिश्रा जो सीओ, मृतक सीओ थे, उनकी पत्नी की ओर से, और एक एप्लीकेशन लगवाई सुल्तान सिंह, एक सिपाही था जिसकी इसमें मृत्यु हुई थी, उसकी ओर से। यानी अब हमारी बेल को अपोज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त 2 और पक्ष थे। ये जवाब लगाया गया। बहुत ही बीभत्स फोटोग्राफ लगाई गई, मेरे पास सारे पेपर हैं, कि जिससे कि जिस समय सुनवाई हो तो उस समय एक माहौल सा बने। इसके अतिरिक्त ये सुनवाई टलती रही। अभी अक्टूबर नवंबर में इसकी किसी तरह से ये मैच्योर हुई बेल। तो राज्य सरकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमें कुछ एडिशनल एविडेंस दाखिल करने हैं एडिशनल एफिडेविट के थ्रू। एडजर्न हो गई डेट हमारी आगे टल गई। लेकिन मैं इस बात को आपको जानकारी दे दूं कि इसके बाद भी आज तक फाइनल सुनवाई के समय तक राज्य सरकार की ओर से कोई भी अतिरिक्त शपथ पत्र नहीं दाखिल किया गया। तो जाहिर सी बात है वो इसको टालना चाह रहे थे। रीज़न क्या है ये तो बेहतर राज्य सरकार और उनके अधिकारी और एसआईटी और अभियोजन पक्ष जानेगा। फिर अभी 4 जनवरी को इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में थी, ट्रिपल बेंच थी। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एस नरसिम्हा की बेंच थी। और सुनवाई करीब चली 45 मिनट के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा ही। और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों की बात को मानते हुए खुशी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सर, जैसा अभी आपने बताया कि कई धाराओं में खुशी दुबे के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जेल जाते होंगे, खुशी दुबे से मिलते होंगे, उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी दिखी आपको? एक बड़ा हम लगभग इस दर्द से 10 बार गुजरे हैं कि जब भी खुशी मुझसे मिली है और उसने मुझसे ये पूछा है कि हम कब तक बाहर आएंगे, और मैं हर बार उसको दिलासा देते हुए कहता था कि बस कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। कई बार वो रो पड़ती थी। नेचुरल है, अगर कोई निर्दोष है उसका कुछ लेना देना नहीं,
और इतने गंभीर अपराध में कि अगर जमानत नहीं हुई तो जो नॉर्मल कोर्स में सज़ा है इसमें आजीवन कारावास की सज़ा है। वो चूंकि वो जुबनाइल है यानी नाबालिग है तो आजीवन कारावास की नहीं होगी, लेकिन 10 साल की तो हो सकती है। 2.5 साल से हम और आप एक दिन भी एक कमरे में निर्दोष बंद होना महसूस नहीं कर सकते। तो मैं उसकी मानसिक स्थिति कई बार वो टूट जाती थी, कई बार रोने लगती थी, और हमसे उसका हर बार एक सवाल होता था कि हम कब तक बाहर आएंगे, और हर बार हम उसको सांत्वना देते थे कि हम जल्दी बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने जब आदेश दिया जमानत का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके क्या मानते हैं अब कितने दिन लगेंगे खुशी दुबे को बाहर आने में? खुशी को बाहर आने में अभी कम से कम 5 से 6 दिन लग पाएंगे, जबकि हम फुल स्ट्रेंथ से काम करेंगे और कर रहे हैं। उसको प्रक्रिया को समझ लीजिए। एक तो सियोरिटी दाखिल होती है, उससे भी पहले ये समझ लीजिए कि जब खुशी के खिलाफ मुकदमा हुआ था तब वो नाबालिग थी, लेकिन जब वो आज वो बालिग हो चुकी है तो आज वो जेल में है, जैसे कि माती जिला जेल कानपुर देहात में। तो जो सियोरिटीज़ यानी जो जमानत का अमाउंट माननीय न्यायालय कहेगा उस अमाउंट की हम लोगों को जमानत दाखिल करनी होगी। खुशी जिस परिवार से, जिस पृष्ठभूमि से आती है वो बहुत मध्यम वर्गीय से थोड़ा सा नीचे ही है, तो उनके लिए जमानत, और इसमें कंडीशन ये है कि हमें जमानत किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं लगानी है, जमानत उसके परिवार का ही व्यक्ति लगाएगा, क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी जिस समय केस हम लोगों ने लगाया था। तो वो जमानत का इंतजाम करके हम लोग दाखिल करेंगे, उन जमानतों का सारा सत्यापन होगा। उसमें भी जमानत हम कानपुर देहात में दाखिल करेंगे और सत्यापन कानपुर नगर में होगा, यानी दूसरे ज़िले से इस ज़िले में, तो उसमें 4-5 दिन का समय लग जाएगा। एक सवाल और, चीफ जस्टिस की जो बेंच ने बेल ऑर्डर के अलावा क्या यूपी सरकार या पुलिस पर कोई विशेष टिप्पणी की है? नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट तो टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब ये जमानत अपोज हो रही थी तो माननीय जस्टिस एस नरसिम्हा, जो कि उस ट्रिपल जस्टिस बेंच के सदस्य थे, उन्होंने ज़रूर ये टिप्पणी की थी थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो विरोध हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ असॉल्ट फ्रॉम द यूपी स्टेट इन दिस बेल। सर, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण आता है कि खुशी दुबे को आप लोगों ने नाबालिग कैसे साबित किया? देखिए, हमने नाबालिग नहीं साबित किया, नाबालिग वो थी, ये तथ्य सभी जानते थे। उसकी जब वो मेरे पास आए तो वो लोग मेरे पास आए थे एक नॉर्मल केस के लिए। जब हमने उसके पेपर का अध्ययन किया तो मुझे पता नहीं, अचानक से ये लगा कि शायद ये लड़की नाबालिग है। तो मैंने उनके माता से कहा, माँ है उनकी, नाम उनका गायत्री है, उनसे कहा कि आप इसके मार्कशीट्स लेके आइए। खुशी 10वीं तक पढ़ी है, जब वो जेल गई थी तब उसका 11वीं में एडमिशन होना था, तो उस मार्कशीट में वो नाबालिग निकली। हमने उन्हीं तथ्यों को रखा और जिसके आधार पर वो आज नाबालिग घोषित होने के कारण उसको जमानत मिल गई है। पुलिस ने इस केस की चार्जशीट दाखिल कर दी है, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आगे की लड़ाई कठिन है, लेकिन लड़ेंगे इसी जुझारूपन से, क्योंकि यहाँ लड़ाई पुलिस या सरकार से नहीं है, यहाँ लड़ाई हमारी उस व्यवस्था से है जो कहती है कि हमने जो कह दिया वही सही है। यानी कि अगर आपने चार्जशीट लगा दी है, चार्जशीट में पहले तो एक भी साक्ष्य इस लड़की के खिलाफ नहीं है। अब आपको मैं बताऊं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से, चार्जशीट में लिखते हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस वालों के बयान लिखे हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने इसको चिल्लाते हुए देखा। जिस लड़की की शादी 2 दिन पहले हुई हो, और जो ये पुलिस वाले जो गवाह हैं इस केस में, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस पूरे बिकरू कांड में, आप कई बार आप रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार करेंगे भी और भी, इस पूरे बिकरू कांड में जितने गवाह हैं, 102 गवाह हैं, 102 गवाह हैं, वो सबके सब सरकारी हैं। मैक्सिमम पुलिस वाले हैं, बाकी डॉक्टर हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी आम आदमी का कोई व्यक्ति इसमें गवाह नहीं है। तो आप थोड़ा सा, मैं ये सवाल आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि मैंने,
जो लड़की 2 दिन पहले शादी होकर आई थी और आप थाने में नौकरी करते थे, आप कैसे उस लड़की को जानते थे? उन्होंने अपने 161 के बयानों में कहा है कि नहीं, हमने देखा कि ये आवाज़ चिल्ला रही थी, लोगों की लोकेशन बता रही थी। पूरी तरह से झूठ है, पढ़ने से झूठ लग रहा है, लेकिन लड़ाई टफ है। आप बतौर वकील इस केस को कितना चैलेंजिंग और अहम मानते हैं? कभी कभी ज़िंदगी में आपको ये मौका आता है कि आप अपने को सिद्ध कर सकें। मेरे लिए ये पूरी तरह से मेरे अस्तित्व के प्रश्न से जुड़ा केस है, क्योंकि जिसमें मुझे पता है कि ये एक झूठ का शिकार और एक ऐसी लड़की, एक ऐसा परिवार जो इस जगह तक आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से वो नहीं पहुंच सकती थी, तो इसलिए उसको निकाल पाना ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग है और ये मेरी जिद्द भी है कि इसे निर्दोष साबित करना है, और वो निर्दोष है क्योंकि हम सही को सही साबित कर रहे हैं। इस केस के दूसरे आरोपियों के केस भी आपके पास हैं। अब क्या लगता है, जय वाजपेयी की जमानत कब तक होने की उम्मीद है? जल्दी ही होगी। जय भी उसी तरह से निर्दोष है जिस तरह से खुशी। जय के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने जो चार्जशीट में आरोप लगाए हैं, पुलिस ने जो चार्जशीट में आरोप लगाए हैं, उन आरोप पर आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे आगे? देखिए, खुशी के खिलाफ तो आरोप उन्होंने यही लगाया है कि रात को पुलिस वालों ने देखा कि वो चिल्ला रही थी। हमें यही बात साबित करनी है कि जो ये पुलिस वालों के बयान हैं वो झूठे हैं, और व्यवस्था के खिलाफ साबित करनी है। ये इसलिए टफ है क्योंकि व्यवस्था वो तो रट कर बोल रहे हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष बोल रहे हैं, और झूठ को कसम खाकर बोल रहे हैं। एक तो ये हो गया। रहा दूसरा जय का। जय के खिलाफ कहते हैं कि वो उसने मदद की गाड़ी देकर भगाने में। अब पुलिस स्वयं अपनी बात को उल्टा साबित कर रही है। पुलिस ने अभी 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने विकास को भगाने में साथ दिया। तो ये दरअसल उस समय एक घृणित घटना हुई। मैं ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि मृत्यु हमेशा खराब होती है, फिर पुलिस के लोगों की मृत्यु और इस प्रकार से मृत्यु, ये बिल्कुल ही गलत घटना, गंभीर घटना, घृणित घटना, और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। लेकिन मैं उतनी ही निंदा इस बात की भी करता हूँ कि निर्दोषों को ना फंसाया जाए। इसमें जितने लोग बंद हैं उनमें मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 80% लोग निर्दोष हैं, मौके पर थे ही नहीं, उनका इस घटना से कुछ लेना देना नहीं। इस पूरे मामले में खूब राजनीति भी हुई। प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आपके संजय सिंह हो, या बसपा के सतीशन मिश्रा हो, इन लोगों से आपको कितनी मदद मिली? देखिए, सहयोग सभी ने किया, लेकिन इसकी सहयोग की शुरुआत पहले तो कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों ने शुरुआत की। उनको हम लोगों ने ये कहा कि हम इस लड़ाई को किसी जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहते। चूँकि इलेक्शन यूपी स्टेट का इलेक्शन ड्यू था, तो उस दौरान ये खुशी का मुद्दा सबसे पहले बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों में उठाया गया और उनके महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा उठाया गया। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हमको अप्रोच भी किया, बात भी की, और उन्होंने कहा कि हम इसका केस आप हाई कोर्ट में कहें, हम हाई कोर्ट में आपकी मदद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मदद करेंगे। उसी दौरान उनके घर वालों से आप पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं श्री संजय सिंह, उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने हमसे भी संपर्क किया और उन्होंने कहा, एक अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारा मकसद इस निर्दोष लड़की को बाहर लाना है, आप जो मदद चाहें हमसे मदद ले सकते हैं। तो जब उसी बीच में हमारी हाई कोर्ट से बेल खारिज हो चुकी थी, अब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक सीजन्ड एडवोकेट की ज़रूरत थी जो पार्टी लाइन से हटकर बात करे। तो संजय सिंह जी ने हम लोगों को, सीनियर एडवोकेट हैं श्री विवेक तनखा जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे मुलाकात कराई। विवेक तनखा जी एक बहुत ही गंभीर और जेन्युइन व्यक्ति मिले, तो हम लोगों को लगा कि ये हम लोगों का केस अच्छे से करेंगे। तो विवेक तनखा जी को हम लोगों ने इंगेज किया। फिर इसके बाद चूँकि इलेक्शन के दौरान ही कांग्रेस पार्टी का एक कैंपेन चल रहा था, प्रियंका जी द्वारा दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
तो उस दौरान उन्होंने खुशी की बहन नेहा को टिकट दिया। चूंकि विवेक तनखा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस पार्टी से, तो प्रियंका जी के ऑफिस से भी विवेक तनखा जी को, प्रियंका जी के द्वारा भी बात की गई विवेक तनखा जी से, और इस केस को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने के लिए कहा गया। सहयोग हमको सपा से भी मिला। सपा से उनके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे अभिषेक मिश्रा जी ने भी अप्रोच किया, और सभी ने ऑफ़र किया कि आप लोगों को जिस प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत हो वो हम लोग मदद देंगे, और सही मायनों में सभी के सहयोग से ये हो पाया। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हलचल रही है उसकी मदद आपको जरूर मिली इस केस में? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख भी है कि सत्ता पार्टी इस केस को अपने विरोध में मानकर चल रही थी, जबकि वो उनके विरोध में नहीं था, सिर्फ न्याय और अन्याय का था। ऐसा हो जाता है। हमने इससे पहले भी एक बार बयान दिया था कि हम सरकार से और अभियोजन से दोनों से कह रहे हैं कि इसे प्रतिष्ठा का और जीत हार का प्रश्न ना बनाएं। एक निर्दोष बालिका है, उसे बाहर आने दें, उसके साथ न्याय करें और सही को सही कर दें। तो राजनीति तो हुई और राजनीति खूब हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा है और अंत में सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय इतना मिला है कि वो जमानत पर रिहा हो गई। अभी आधा हाफ बैटल इज स्टिल रिमेन। इस बीच आप खुशी दुबे के परिवार से मिलते होंगे, अब उनका क्या कहना है? खुश हैं, वो लोग भी खुश हैं, और जल्दी ही वो चाह रहे हैं कि उनकी बेटी उनके साथ आए रहे। हालांकि उसके बाद लड़ाई लंबी है, तो आगे की लड़ाई भी परिवार के सहयोग से हम लड़ेंगे। तो ये थे सीनियर लॉयर शिवाकांत दीक्षित जी, जो हमें बता रहे थे उन्होंने किस तरह से वो लगातार लड़ते जा रहे हैं खुशी दुबे को जमानत दिलाने के लिए, जय वाजपेयी के लिए। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।